दोस्तों सभी को नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पहले जैसे बताया था आपको कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा। तो इसी क्रम में हम भारतीय संविधान की इम्पोर्टेंट जो एक भाग है प्रस्तावना, इसको इस पे आज चर्चा करेंगे और आज इसको देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है। इसके विषय में जो भी छोटे बड़े फैक्ट्स जो भी होंगे उन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये प्रयास बेहतर लग रहा है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ठीक है, हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे और आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसके दर्शन को देखेंगे, इसके महत्व को देखेंगे एंड इसके न्यायिक दृष्टिकोण को देखेंगे। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे यहाँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहले प्रश्न ये है कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना आखिर भारतीय संविधान में प्रस्तावना क्या है। तो जैसे आप जानते होंगे, कोई बुक है, कोई बुक लिखा गया हो, नॉर्मल सा कोई सा भी बुक, तो उसके फर्स्ट पेज को जो बुक का राइटर होता है, जो बुक का लेखक होता है, तो एक संक्षिप्त परिचय देता है कि ये बुक क्या है, किस लिए लिखा गया है, किसके ऊपर लिखा गया है, क्या कंटेंट है इस बुक में, इसका एक सार संक्षेप लिखता है। तो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है वो सेम एज इट इज ऐसे ही है। हमारा संविधान की प्रस्तावना को अगर कुछ 10-12 जो लाइनें हैं उनको पढ़ लें तो आपके पूरा संविधान का रूपरेखा पता चल जाएगा कि हमारा संविधान क्या है, किसके लिए बना है, इसमें शक्तियों का स्रोत कौन सा है, ये कैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। मतलब इतने बड़े संविधान, 395 अनुच्छेद, अभी तो 400-450 के लगभग अनुच्छेद हो गए हैं, इतने अनुच्छेद, 12 भाग, इतनी अनुसूचियां, सभी को अगर समझना हो तो आप प्रस्तावना की कुछ एक लाइनों को पढ़ लें। संविधान की जो प्रस्तावना की जो 10-12 लाइनें हैं, अगर इनको आप पढ़ लें तो आप हमारे संविधान के स्वरूप को, उसके दर्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो यही परिचय है कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है। यह संविधान के मूल उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करता है। ठीक है, अब इस एक प्रख्यात न्यायविद थे, प्रख्यात एडवोकेट थे, N.A. पालकीवाला, नाना पालकीवाला इनका नाम था। ये बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे। तो इन्होंने इसे क्या कहा है कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। नाना पालकीवाला ने भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसको कहा है? तो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया को, प्रस्तावना को। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। तो संविधान को अगर देखें तो यह संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने वाली कुंजी है, जो उनके विजन को स्पष्ट करती है कि हमारे जो इस इतने बड़े आयन के जो निर्माता थे वो क्या सोचते थे, कैसा समाज को स्थापित करना चाहते थे, कैसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। अगर आप इस दर्शन को देखना चाहें तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस प्रकार के समाज को स्थापित करना चाहते थे, किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। अब इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देख लें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो सबसे पहले जो प्रस्तावना का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो 13 दिसंबर, आपको पता ही है, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसी का परिष्कृत रूप जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो 23 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ? संविधान सभा के अंदर। उस दिन तो ये पास नहीं होता है, पंडित नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। तो इस पे जो स्वीकृति मिलती है संविधान सभा की कि ठीक है हम इसी पे काम करेंगे, तो संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947 को। ये डेट याद रखेंगे। प्रस्तुत किस दिन हुआ? 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा द्वारा स्वीकृति इसको मिली 22 जनवरी 1946 को। इसके बाद जब संविधान हमारा बन गया, 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को जब लागू किए गए, तो उसी दिन हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा इस प्रस्तावना को भी
क्या किया गया, लागू कर दिया गया। तो लागू की तिथि कौन सी होगी, 26 नवंबर 1949। इसी दिन क्या हुआ, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रस्तावना संविधान का शेष भाग के अधिनियमित होने के बाद अधिनियमित किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान के अनुरूप है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिसे ध्यान में रखेंगे। तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया कि 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा में जो प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, और संविधान बनने के उपरांत 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। और अगर संविधान की प्रेरणा देखें, इंस्पायरेशन कहाँ से मिला कि हमें अपने संविधान में प्रस्तावना देना चाहिए। अगर इसके इंस्पायरेशन की बात करें तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई थी। कैसी, प्रस्तावना की जो व्यवस्था दी गई थी अमेरिकी संविधान में, ऐसी व्यवस्था थी प्रस्तावना वाली। तो लिखित संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से शुरू हुई है। ठीक है, भारत ने इसी का अनुकरण किया। तो भारत ने भी इसका अनुकरण करते हुए बोला कि ठीक है, हमारे भी संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, जो 13 दिसंबर 1946 को ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही परिष्कृत रूप है। इसके बाद हम लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम लोग हैं ना, हम भारत के लोग या हम लोग जैसे शब्द हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं इसलिए हम भारत के लोग बोल रहे हैं। ये यूएन जो चार्टर है ना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर, इससे ये शब्द लिया गया है, वी द पीपल, यहाँ तक का जो शब्द है ऐसा यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है, वी द पीपल। अब हमने इसे जोड़कर क्या कर दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड के लिए तो बना नहीं रहे थे, हम अपने देश के लिए बना रहे थे, तो हमने इसे ऐड कर दिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में प्रस्तावना के शुरुआती शब्द जो है हम भारत के लोग, हम लोग यूएन का है, यूएन का चार्टर में क्या लिखा हुआ है, हम लोग। ठीक है, हमने क्या किया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से, यूएन चार्टर से और अमेरिकी संविधान की शब्दावली से प्रेरित है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रस्तावना, सभी जानते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से प्रेरणा लिया गया है, तो अमेरिका संविधान से। पर यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना का जो विचार है ना, अमेरिका से लिया गया है, जबकि इसकी भाषा है, प्रस्तावना में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। कहाँ के संविधान से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना का प्रेरणा कहाँ से है, तो यूएसए से। हम लोग जैसे शब्दों को कहाँ से लिया गया है, यूएन चार्टर से। और संविधान की भाषा की बात की जाए तो संविधान की भाषा की प्रेरणा कहाँ से है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब प्रस्तावना में हम देखें तो कुल 4 तत्व हैं। कुल कितने तत्व हैं, 4 इंग्रेडिएंट हैं, 4 तत्व हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। भाई हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, इसके अधिकार कहाँ से मिलता है, कौन अधिकार देता है, संविधान को। दूसरा है राज्य, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होगी, कैसा होगा भारत का राज्य, जो राज्य, जिस राज्य के लिए इतना बड़ा संविधान बन रहा है वो कैसा होगा। तीसरा है संविधान का उद्देश्य, और चौथा है अपनाने की तिथि। ये 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटीज, प्रस्तावना यह घोषित करती है कि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, पीपल ऑफ इंडिया मतलब संविधान जितनी भी शक्तियां प्राप्त करता है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा कानून कौन सा है, संविधान है। अगर कोई भी कानून डिबेट होता है तो हम फाइनली कहाँ पहुंचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर, और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भारतीय कानून ओवरराइड करता है तो हम उसे समाप्त कर सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड, कोई सा भी भारत का कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। दूसरा है भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये यहाँ पे ये दर्शाया है कि भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। मतलब भारत किस प्रकार का राज्य होगा, कैसा राज्य होगा, तो एक संप्रभु राज्य होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक और गणतांत्रिक राज्य होगा, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होगा। ठीक है, तो ये राज्य की प्रकृति होगी कि भारतीय राज्य की जो प्रकृति होगी वो संप्रभु होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतांत्रिक होगी और
साथ के साथ गणतांत्रिक होगी। हम इसके चर्चा आगे करेंगे कि लोकतांत्रिक क्या है, गणतांत्रिक क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, समाजवादी क्या है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य। उद्देश्य को देखें, ऑब्जेक्टिव। तो इस संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या स्थापित करना चाहता है संविधान? भाई संविधान बनने से पहले भी तो देश चल रहा था, पर इस संविधान को बना करके हम किस प्रकार देश को चलाना चाहते हैं? तो देश में हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के उद्देश्यों के अनुरूप निर्दिष्ट करती है कि भाई इस उद्देश्य से हम देश को चलाएंगे, व्यवस्था को चलाएंगे। चौथा है डेट ऑफ एडॉप्टेशन, लागू होने की तिथि। संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 और 26 को उल्लेख करती है। भाई ये कहाँ पे उल्लेख है कि हमारा संविधान किस तिथि को लागू होगा? तो यह देखने के लिए हमें प्रस्तावना को देखना होगा, जहां लिखा हुआ है कि यह संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मअर्पित होता है। ठीक है, तो हम अब एक एक चीज, विविध पीपल ऑफ इंडिया, यह जो शब्दावली लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेनिटी के सिद्धांत को दर्शाती है। ठीक है, अर्थात भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। संविधान किसी बाहरी शक्ति या राजा द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि इसे स्वयं भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों संविधान सभा के माध्यम से बनाया है। इसका अर्थ यह है कि जो लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका कहने का अर्थ है कि यह संविधान किसी के द्वारा, ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख करके हमारे ऊपर थोप दिया कि लो भाई इसे मानो, ऐसा नहीं है। हमने अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिनिधियों को चुना और उन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को बनाया। अर्थात ये जो हमारा संविधान है, इनडायरेक्टली देखें तो हम भारत के लोगों ने मिलकर के तैयार किया है अपने आप के लिए। ठीक है, तो हमने अपने आप के लिए संविधान तैयार किया है, इसलिए इस संविधान का जो पावर है, जहां से इसको पावर मिलता है, वो कौन लोग हैं? तो भारत के लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत राज्य की प्रकृति। भारत राज्य की प्रकृति में बोला था कि एक एक चीज पे बात करेंगे, तो भारत राज्य की प्रकृति को देखें तो सबसे पहला है संप्रभु। भारत एक संप्रभु राज्य है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणतंत्रात्मक है। तो ये 5 हैं, 5 तरह की प्रकृति हैं, जिनको एक ट्रिक भी है, SSDR, एस समाजवादी, संप्रभु, समाजवादी, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो इस तरह से SSDR याद कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे संप्रभु क्या है। संप्रभु का मतलब है स्वतंत्र राज्य। भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, यह एक स्वतंत्र राज्य है। स्वतंत्र राज्य का अर्थ है कि जिसके आंतरिक और बाह्य मामलों पर पूर्ण अधिकार हो, उसे हम स्वतंत्र राज्य बोलते हैं। तो भारत जो है ना, इसके अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले, मतलब भारत किस देश के साथ संधि करेगा, किस देश के साथ संधि तोड़ेगा, किस अंतर्राष्ट्रीय में सदस्यता लेगा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्यता छोड़ेगा, ये किसी देश पर निर्भर न करके हमें यहाँ की सरकार तय करती है कि हमें किसके साथ संबंध रखना है और किसके साथ संबंध नहीं रखना है। हमारे आंतरिक कानून कैसे होंगे, हम देश के अंदर क्या कानून लागू करेंगे और किस कानून को हटाएंगे, ये किसी बाहरी देश का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इस तरह की व्यवस्था जिस देश में होती है, उस देश को हम स्वतंत्र राज्य बोलते हैं। यहाँ एक छोटा सा डिबेट होता है कि भाई हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, जिसका मुख्य जो था वो ब्रिटेन है, तो हम कैसे अपने आप को संप्रभु मान सकते हैं? तो ठीक है, देश राष्ट्रमंडल का सदस्य है, पर इसका आशय ये कतई नहीं है कि हम ब्रिटेन के अधीन हैं। कॉमनवेल्थ, यहाँ देखिए, भारत की राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता या संयुक्त राष्ट्र यूएन की सदस्यता इसकी संप्रभुता को किसी प्रकार से सीमित नहीं करती है। भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या ये अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी विदेशी राज्य को सौंप सकता है। और आपको शायद मुझे याद है 100वां जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें हमने कई सारी जो एरिया हैं, कुछ भूभाग हमने बांग्लादेश को दिया था और कुछ भूभाग हमने बांग्लादेश से लिया था। तो ऐसा करने से पहले हमने किसी यूएन से, किसी से, कॉमनवेल्थ के हेड से परमिशन नहीं लिया था। ये हमारा संप्रभु अधिकार है कि हम किसको अपना भूभाग देंगे और किससे अपना भूभाग हम लेंगे। ठीक है, तो यही है कि आंतरिक एवं बाहरी स्वतंत्रता। अब भारत अपने आंतरिक, इंटरनल और बाहरी एक्सटर्नल मामलों का संचालन करने के लिए संपूर्ण स्वतंत्र है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, मतलब भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जैसे आप एक और अंतर देखेंगे, जैसे जब अंग्रेजों के अधीन था, भारत गुलाम था, तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रिवी काउंसिल में इंग्लैंड में चुनौती दी जा सकती थी। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध आप इंग्लैंड में इसको चैलेंज कर सकते थे। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ, अब आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को
किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। किसी देश के अन्य अदालत में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में अपेक्स जो बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। दूसरा है समाजवादी। आपने संप्रभु देख लिया, फर्स्ट है संप्रभु, दूसरा है समाजवादी, सोशलिस्ट। आपको पता ही है कि समाजवादी जो शब्द है ये शुरू से नहीं था, शुरू से हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976, आपको पता होगा कि डॉक्टर सोनल सिंह समिति की सिफारिश पर 76वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें बहुत बड़ा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे, तो कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे। इसी तरह से संविधान की प्रस्तावना में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जिसमें समाजवादी, अखंडता ऐसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो यह जो समाजवादी शब्द है ये जोड़ा गया शब्द है। कैसा शब्द है? ये जोड़ा गया शब्द है। यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हालांकि डीपीएसपी में समाजवादी लक्षण पहले से मौजूद थे। आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये पहले से ही समाजवादी प्रकृति के इनमें गुण है। कुछ लक्षण जो है वो समाजवादी प्रकृति के हैं, पर भारत एक समाजवादी राज्य है ऐसा कहीं लिखा हुआ संविधान में नहीं था। ये अलग बात है कि डीपीएसपी में कुछ जो आर्टिकल दिए हुए हैं जिनकी प्रकृति समाजवादी है, पर भारत एक समाजवादी राज्य है ऐसा लिखा हुआ नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी का कार्यकाल है, उस समय क्या हुआ कि संविधान संशोधन करके समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारत एक समाजवादी, मार्क्सवादी या साम्यवादी समाजवाद नहीं है जिसमें सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण हो। कहने का आशय यह है कि यहाँ समाजवाद तो है, पर उस तरह का समाजवाद नहीं है कि सभी शासन, जैसे मार्क्सवादी है कि सभी समान होंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं हो, कोई अमीर गरीब नहीं हो, इस तरह का समाजवाद नहीं है। भारत में एक डेमोक्रेटिक समाजवाद है जहाँ किसका सह अस्तित्व है, निजी और सार्वजनिक संपत्तियों का। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखता है। भारत क्या करता है? लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखता है, जहां सार्वजनिक मतलब पब्लिक और निजी प्राइवेट क्षेत्र के साथ एक साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। समाजवाद जैसे मार्क्स और साम्यवादी समाजवाद की तरह ये सारी संपत्तियों पे राज्य का अधिकार है ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ संपत्तियों पे राज्य का भी अधिकार है, कुछ जो मान लीजिए फैक्ट्रियां हैं जो राज्य द्वारा संचालित होती हैं, और कुछ फैक्ट्रियां हैं जो प्राइवेट हैं, जैसे आप अडानी अंबानी को देख सकते हैं, ये प्राइवेट हैं। तो आप एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी ये सब देख सकते हैं, ये राज्य द्वारा संचालित होती हैं। तो दोनों का सह अस्तित्व है। लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समानता को समाप्त करना। गांधीवादी और मार्क्सवादी का मिश्रण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि भारतीय समाजवाद जो है वो मार्क्स और गांधी दोनों का मिला हुआ, मार्क्स का समाजवाद और गांधी नेहरू के समाजवाद का मिला जुला स्वरूप है, लेकिन इसका जो झुकाव है ना वो गांधीवाद की तरफ ज्यादा है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई निर्णयों में बताया है कि भारतीय समाजवाद जो है वो गांधी और मार्क्स दोनों के समाजवाद का मिश्रण है, किंतु गांधीवाद की ओर ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, तो आपने दो शब्द देख लिए, संप्रभु और समाजवादी। अब देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ, देखिए एक यहाँ पे डाउट रहता है लोगों को कि पंथ निरपेक्ष शब्द है ना जो संविधान में लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष, लेकिन अमूमन लोग क्या बोल देते हैं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप ध्यान रखेंगे संविधान में नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है, धर्म से निरपेक्ष कोई राज्य हो नहीं सकता। कैसे? धर्म का मतलब क्या है? सत्य से। धर्म का मतलब सत्य है, अहिंसा है, अहिंसा है। अब बताइए, सत्य और अहिंसा से निरपेक्ष कोई राज्य हो सकता है? मतलब किसी राज्य में असत्य या अहिंसा को बढ़ावा दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। अर्थात धर्म से निरपेक्ष कोई राज्य नहीं हो सकता। हाँ, पंथ निरपेक्ष राज्य है और ऐसा संविधान की प्रस्तावना में लिखा भी गया है। तो यह भी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द नहीं था, लेकिन निर्माता स्पष्ट रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहते थे। जो संविधान के निर्माता थे वो ऐसा स्पष्ट रूप से चाहते थे कि हमारा जो देश बने, हमारा जो राज्य बने वो धर्म से निरपेक्ष हो। धर्म से निरपेक्ष का मतलब कि किसी धर्म को बढ़ावा न दे, इसके लिए सभी धर्म समान हों, जिसके तहत अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप देख सकते हैं।
अब दूसरी बात रही किसी भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो किस प्रकार की है, तो ये सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। कैसी है? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का अंतर है। अब यहाँ मैं धर्मनिरपेक्षता शब्द का इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हम इन्होंने चर्चा में यही चलता है, बाकी आप इसे पंथ निरपेक्षता ही लेकर के चलें। ठीक है, कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है सकारात्मक पॉजिटिव है। पश्चिमी मॉडल जैसे राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव, राज्य धर्म का पूर्ण अलगाव के विपरीत है। कैसे? कि भारतीय संविधान में राज्य सभी धर्मों को समान अवसर, समान सम्मान और समान सुरक्षा, इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट प्रदान करता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब धर्म जो भारत में है ना, भारत रसिया की तरह धर्म का विरोध नहीं करता है। भारत यूरोपियन कंट्री की तरह बिल्कुल धर्म को अलग और राज्य को अलग ऐसा नहीं करता है। भारत क्या करता है कि सभी धर्मों को समान सम्मान और समान सुरक्षा, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल सपोर्ट प्रदान करता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का ऐसा नहीं है कि राज्य मुस्लिम धर्म है जैसे मुगल होते थे, राज्य का अपना कोई हिंदू धर्म है, राज्य का अपना कोई क्रिश्चियन धर्म, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों का समान सुरक्षा, समान सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यह है हमारा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। कुल मिलाकर के पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो मूल संविधान में नहीं था। हालांकि मूल पंथ निरपेक्ष राज्य बने ऐसा हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई थी। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दिया गया था, किंतु धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत ऐसा लिखा हुआ नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का है कि जो सर्वोच्च सत्ता जो होती है जनता के हाथ में होती है। कहने का अर्थ यह है कि इस देश में जो सर्वोच्च सत्ता होगी किसी राजा के हाथ में न होकर के जनता के हाथ में होगी। ठीक है, अब ये बात है कि डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बस किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, तो अप्रत्यक्ष है। लोकतांत्रिक जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब हम जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती है। ठीक है, जनता का शासन है, पर जनता डायरेक्ट नहीं शासन करती है, बल्कि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। आप देखते होंगे हम सांसद चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, विधायक राज्य में सरकार बनाते हैं और संसद केंद्र में सरकार बनाते हैं, और उन्हीं के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जनता डायरेक्ट शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह के लोकतंत्र को हम अप्रत्यक्ष करते हैं, और ज्यादातर जो बड़े जनसंख्या वाले देश हैं उनमें इसी तरह की डेमोक्रेसी होती है, जहां प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र होता है। छोटे जनसंख्या वाले देश जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह है, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जहां जनता डायरेक्ट शासन करती है। ठीक है, दूसरी बात है संसदीय लोकतंत्र है। अब यहाँ लोकतंत्र भी दो तरह के होते हैं। अगर सरकार के नजरिए से देखें तो लोकतंत्र दो तरह के हैं, संसदीय और कार्यपालिका, राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक। तो यहाँ संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो है अपनी सभी नीतियां और कार्यों के लिए विधायिका लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव अपने सभी काम और नीति बनाने के लिए किस पे? लेजिस्लेचर पर निर्भर है। कहने का मतलब जानते हैं ना कि सारे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो यहाँ लोकसभा जो हो गया लेजिस्लेचर हो गया, और मंत्री परिषद जो हो गया वो एग्जीक्यूटिव हो गया, क्योंकि शासन तो मंत्री ही करते हैं, सारे सांसद तो शासन करते नहीं हैं। तो जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर निर्भर तो इसको क्या बोलते हैं? संसदीय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली अपनाने का भी एक अपना अलग तर्क है, से जब हम आगे चलेंगे तो आगे बात करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर राज किया था, हम वहाँ के सिस्टम से परिचित थे, और जनता को हित को देखते हुए हमने संसदीय प्रणाली चुना है। चर्चा ये भी हो रही थी कि अध्यात्मक भी अच्छा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के हम लास्ट में हमें फाइनल किया कि हम संसदीय लोकतंत्र ही अपनाएंगे। व्यापक अर्थ देखें तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। ठीक है, अंबेडकर ने कहा था कि ये केवल सामाजिक लोकतंत्र नहीं है बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। अब पांचवा शब्द है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का सीधा सा एक शब्दों में कहें तो गणराज्य का मतलब है कि जहां के प्रत्येक नागरिक उस राज्य के जो सर्वोच्च पद है यानी राष्ट्रपति, राज्य के प्रत्येक नागरिक राज्य के सर्वोच्च पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, उसे ही हम गणराज्य कहते हैं। अर्थात जैसे भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की दो श्रेणियों में बांटी जा सकती है।
जो दुनिया में जितने लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, राजशाही यानी कि मोनार्की और गणराज्य रिपब्लिक। गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य भारत में राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है, बल्कि एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कहने का मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ये चुना जाता है। ठीक है, तो जिस राज्य का हेड ऑफ स्टेट चुना जाता हो वो कौन कैसा राज्य होगा? गणराज्य होगा, जैसे भारत, जैसे अमेरिका। लेकिन जिस राज्य में, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हेड ऑफ स्टेट मोनार्की यानी राजशाही हो, उसे कैसा बोलेंगे? उसे लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, राष्ट्रपति की जगह पे राजा है और वो वंशानुगत है, राजा का बेटा ही राजा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश में राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यहाँ कोई भी व्यक्ति यहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते उनकी जो 2-3 शर्तें हैं, जो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा कोई सा भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति राजा के बजाय लोगों में निहित है। किसी भी विशेषाधिकार वर्ग प्रिविलेज क्लास की अनुपस्थित है। भारत में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिनको प्रिविलेज प्राप्त हो कि भाई ये वर्ग को प्रिविलेज प्राप्त है। ठीक है, तो इनके एक अलग अर्थ है, गणतंत्र का एक अलग अर्थ है कि यहाँ कोई भी प्रिविलेज वर्ग नहीं है, कोई राजा का वर्ग, जैसे राजा का फैमिली है ब्रिटेन में तो उनको अलग ट्रीटमेंट होता है, भारत में ऐसा कोई नहीं है। अब हम बात करेंगे संविधान के, किस पे बात कर ली, तो हम चर्चा कहाँ कर लिए, संविधान राज्य की प्रकृति पर, कि भारत राज्य किस प्रकार का है, नेचर ऑफ स्टेट कैसा है। तो इसमें हम देखा कहाँ कि भारत संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। इन चीजों पे हम बात कर लिए। ठीक है, अब हम भारत के देखेंगे कि संविधान का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव कैसा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में देखेंगे हम। ऑब्जेक्टिव में 4 शब्दों को पकड़ के रखेंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये 4 शब्दों को आप पकड़ के रखेंगे। तो सबसे पहले न्याय को देखते हैं। संविधान प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की वर्णन है? तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का वर्णन है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उनका क्रम भी ऐसे ही रखेंगे, क्रम भी याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तो इसे क्रम को याद रखेंगे। तो सामाजिक कैसे है कि जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध, समाज के पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार। मतलब ये सामाजिक न्याय है कि हम किसी जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? आर्थिक, इसके लिए आप जैसे देखते हैं कि आर्टिकल 14, 15 ये सब आर्टिकल क्या है, इसके तहत बनाए गए हैं कि भाई इस तरह के कार्यों को निषेध करने के लिए ऐसे आर्टिकलों का उपयोग किया गया है। संविधान के जो मूल अधिकार में दिए गए हैं हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव का अंत, मतलब किसी अमीर गरीब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। धन की, आय और संपत्ति की असमानताओं को दूर करना। आप डीपीएसपी में पढ़ेंगे, समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था की गई कि भाई आप भेदभाव नहीं करेंगे, कोई अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बस अगली सीट अमीर आदमी को देंगे और पिछली गरीब को देंगे। हाँ, चार्ज लेकर के दें वो अलग बात है, पर अगर चार्जेबल नहीं है तो किसी भी सीट पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि ये अमीर व्यक्ति हैं आगे बैठेंगे। तीसरा है राजनीतिक न्याय। सभी को समान राजनीतिक अधिकार। ठीक है, राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच और सरकार की अपनी बात रखने का समान अधिकार। सरकार में अपनी बात रखने का समान अधिकार। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी के 1 वोट का जो वैल्यू है वो 10 लाख वोट के बराबर होगी और किसी गरीब आदमी के 1 वोट की वैल्यू नहीं। मुकेश अंबानी हो या कोई गरीब आदमी, दोनों की 1 मत का कीमत एक ही रहेगा। तो ये राजनीतिक न्याय है। और इसको स्रोत कहाँ से? रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी, ये इसका स्रोत है न्याय का। स्वतंत्रता। अब देखेंगे दूसरा शब्द जो है स्वतंत्रता, अर्थ है कि व्यक्तियों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक, रिस्ट्रेन की अनुपस्थिति और व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई गतिविधि करता है, कोई विचार व्यक्त करता है, कुछ बोलता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई धर्म उपासना, इन सब पे रोक नहीं लगाया जाएगा, व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। इसी को हम स्वतंत्रता बोलते हैं। तो जो प्रस्तावना में वो कितने तरह की स्वतंत्रता? 5 तरह की स्वतंत्रता प्रस्तावना में नागरिक को दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 हैं। इनको याद रखेंगे और इसी क्रम में याद रखेंगे। विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करता है। कौन? प्रस्तावना। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, ये निरपेक्ष नहीं है, नॉट ऑब्सोल्यूट है। कहने का मतलब कि ये जो अभिव्यक्ति है ऑब्सोल्यूट नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी करने का लाइसेंस आपको मिल गया है, यह मौलिक अधिकारों में दी गई सीमाओं के भीतर ही उपयोग के योग्य है। ठीक है, और इसका स्रोत जो है, स्वतंत्रता का जो स्रोत है वो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 से 1799, जो क्रांति हुई थी फ्रेंच में, उससे है। तीसरा है समानता। समानता का अर्थ है समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, बिना भेदभाव के सभी को पर्याप्त अवसर प्रदान करना। इसके दो आयाम हैं। समानता के कितने हैं? दो। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितना वर्णन किया गया है? 2। स्वतंत्रता कितना है? 5। समानता कितना है? 2। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। किसकी किसकी? प्रतिष्ठा है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता के 3 आयाम दिए गए हैं, जैसे नागरिकों के लिए 14 से 18 मौलिक अधिकार में, राजनीतिक पॉलिटिकल 325 और 326 जो वयस्क मताधिकार से संबंधित है, और आर्थिक अनुच्छेद 39 बताया था ना डीपीएसपी में समान काम के लिए समान वेतन। तो ये तीन तरह के जो समानता है ना, राजनीतिक समानता, नागरिक समानता और आर्थिक समानता, इनके लिए संविधान में प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है कि भाई जो हम लिख रहे हैं इसके लिए प्रावधान भी तो देना पड़ेगा ना। प्रस्तावना लिखने से तो होगा नहीं, क्योंकि प्रस्तावना तो आपको पता ही है कि जस्टिसिएबल नहीं है। प्रस्तावना जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। आप प्रस्तावना में लिखी बातों को कोर्ट में नहीं लागू करा सकते। तो ठीक है, समानता कितने हो गए? 2। कौन कौन से समानता? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, दूसरा है बंधुत्व। अर्थ है भाईचारे, ब्रदरहुड की भावना। संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से इस भावना को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब कि भाईचारे को बढ़ावा देना है। एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता के माध्यम से इस भावना को बढ़ावा देता है। व्यक्ति की गरिमा यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति केवल एक लोकतांत्रिक उपकरण नहीं बल्कि उसकी व्यक्तित्व पवित्र है। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह राष्ट्र के मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय टेरिटोरियल दोनों आयामों को शामिल करता है। आगे जो शब्द हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, तो एकता और अखंडता यहाँ भी देखेंगे। अखंडता जो इंटीग्रिटी शब्द है ना, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो अब आपको पता चल गया कितने शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द? टोटल 3 जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, समाजवादी शब्द, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष, और कौन सा शब्द? अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 को। तो इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, मैं बताया ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब प्रस्तावना का महत्व देखें, सिग्निफिकेंस देखें, तो ये दर्शन और आदर्श दोनों को परिभाषित करता है कि भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की दर्शन क्या है, भारतीय संविधान का आदर्श क्या है, इस दोनों को परिभाषित करता है। प्रस्तावना उस बुनियादी दर्शन, बेसिक फिलोसफी और मौलिक मूल्यों, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक का प्रतीक है जिस पर हमारा संविधान आधारित है। मतलब हमारा संविधान जिस आदर्श पर, जिस दर्शन पर आधारित है, उस दर्शन को अगर आपको समझना हो तो भारतीय संविधान की चंद लाइन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चंद लाइनों को समझना होगा। दूसरा क्या है? संविधान निर्माताओं का स्वप्न। हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो क्या स्वप्न देखते थे, क्या चाहते थे कि देश में कैसा व्यवस्था बने। इसी संदर्भ में देखें तो सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना वह व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय से सोचा था या जिसका सपना देखा था। ये देखिए कौन बोल रहे हैं? सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार। ठीक है, अगला है मार्गदर्शक प्रकाश। जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या में अस्पष्टता होती है तो न्यायपालिका प्रस्तावना की सहारा लेती है। कहने का मतलब ये प्रस्तावना जो है वो मार्गदर्शक का भी कार्य करता है। जस्टिसिएबल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, जस्टिसिएबल नहीं है, फिर भी जब भी किसी अनुच्छेद, किसी भाग को समझने में दिक्कत आती है, वहां क्लैरिटी नहीं हो पाती है, तब हम प्रस्तावना को रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं ताकि उसकी हम समझ सकें कि एक्चुअल में ये आर्टिकल कह क्या रहा है। प्रस्तावना के हेल्प से हम उसकी जो सारगर्भता है उसको समझते हैं। नैतिक बल, यद्यपि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय, जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है,
फिर भी यह सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए नैतिक पैमाना प्रदान करता है। कहने का अर्थ है कि ये कोर्ट में तो जस्टिसेबल नहीं है, फिर भी बोला है कि भाई आपको पंथ निरपेक्ष रखना है, समाजवादी रखना है, तो सरकार को यह एक नैतिक पैमाना प्रदान करता है कि आप समाजवादी स्टेट को आप क्या बना सकते, पूंजीवादी नहीं बना सकते। यह आपका नैतिक जिम्मेवारी है कि राज्य को समाजवादी ही रखें। ठीक है। अब कुछ विद्वानों का विचार देखें कि व्यू ऑफ एमिनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटीज का क्या, कुछ लोगों ने क्या, जैसे के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने क्या कहा है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मपत्री है। हॉरोस्कोप बोला है इन्होंने, किसने बोला है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठाकुरदास भार्गव ये संविधान सभा के सदस्य हैं, ये भी संविधान सभा के सदस्य हैं। प्रस्तावना संविधान की सबसे कीमती हिस्सा है। यह संविधान की आत्मा, सोल और संविधान की कुंजी की है। तो सोल और की का जब बात आए तो किसने बोला है, ठाकुरदास भार्गव ने। अर्नेस्ट बार्कर, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट, की नोट है। ठीक है, क्या है, की नोट है। उन्होंने अपनी पुस्तक के प्रारंभ में इसे छापा था। एम हिदायतुल्लाह, यह अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से बढ़कर है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, हमारे संविधान की आत्मा है। किसने बोला है, एम हिदायतुल्लाह ने। अब इसके संबंध में देखते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं कि सबसे बड़ा चर्चा का ये विषय था कि जो प्रस्तावना है ना, वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, तो 1960 में, सबसे पहले 1960 में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कुछ भूभाग पाकिस्तान के साथ समझौता करना था। तो उसमें आपको पता ही है कि 143 के तहत जो संसद राष्ट्रपति जो हैं वो पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि भाई आप बताइए कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है, क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है। तो 1900 बेरूबारी संघ का मामला है, बेरूबारी संघ मामला नाम फेमस है, केस जो है बेरूबारी यूनियन केस 1960। तो इस केस में न्यायालय ने क्या माना, न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने वाली कुंजी है, लेकिन यह संविधान के सामान्य प्रावधानों के पीछे की शक्ति नहीं है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यद्यपि न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अनुच्छेद के शब्द अस्पष्ट हैं तो उनकी व्याख्या के लिए संविधान की प्रस्तावना का सहारा ली जा सकती है, किंतु संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके पलट 1973 में प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस, 13 जजों का बेंच बैठता है। कितने जजों का, 13 जजों का बेंच बैठता है, 13 जजों का बेंच बैठता है, और इसमें यह फैसले को पलट दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो अपनी पिछली राय बेरूबारी मामला को खारिज करता है और बताता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साथ के साथ न्यायालय ने यह भी कह देता है कि प्रस्तावना जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचे का हिस्सा होने का अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि इसमें नकारात्मक संशोधन संभव नहीं होगा। इसको LIC मामला, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में इसे एक बार पुनः दोहराता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य हुए कि प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर नहीं है, और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। अर्थात जो प्रस्तावना है सिर्फ रेफरेंस है, न तो ये विधायिका को शक्ति, लेजिस्लेचर को पावर देता है, और न ही पावरों पर प्रतिबंध लगाता है। ये किसी तरह का कोई वो नहीं करता, ये सिर्फ रेफरेंस का काम करता है। यह गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात इसके प्रावधानों को अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो बात क्या है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडेबिलिटी है इसमें? हाँ है, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती 1973 मामले में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भाई संविधान के प्रस्तावना में उसी तरह से संशोधन कर सकते हैं जैसे संविधान के अन्य भाग में। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब
1973 1973 में बेसिक फीचर इसे घोषित कर दिया। तो आपको बेसिक फीचर का जैसे ही टैग लगे तो आपको ध्यान रखना है कि मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर जब जैसे ही लग जाता है तो आप इसमें नकारात्मक संशोधन नष्ट नहीं कर सकते, कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, इसके विषय में थोड़ा सा रोचक तथ्य है, जैसे इसको प्रस्तावना के मूल संविधान पर प्रस्तावना वाले पृष्ठ को जबलपुर के प्रसिद्ध कलाकार ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने बनाया था, और डिजाइन जो ये किसके शिष्य थे, तो नंदलाल बोस के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे, नंदलाल बोस के। नाम क्या था, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने इस पृष्ठ को सजाया था, डिजाइन किया था, और इसे लिखा था किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इटैलिक फॉन्ट में। प्रस्तावना को संविधान सभा में सबसे अंत में अपनाया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान इसके प्रावधानों के अनुरूप है। कुछ तथ्य हैं, जैसे आप इनको मैं पहले ही बता रहा था कि क्रम को जरूर याद रखना है, क्रम से बहुत सारा सवाल आ जाता है। जैसे न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये 3 तरह के न्याय हैं। कितने न्याय हो गए, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता का क्रम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 हैं। कितने हो गए, तो न्याय हो गए 3 और स्वतंत्रता हो गया 5। समता, प्रतिष्ठा और अवसर, कितना हो गया, ये 2। ठीक है, 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कितने शब्द जोड़े गए, टोटल 3। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, एन ए पालकी वाला, प्रसिद्ध वकील। ठीक है, क्या यह प्रवर्तनीय है, जस्टिसिएबल है, नहीं, यह नॉन जस्टिसिएबल है। तो इनको बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि भाई न्याय कितने तरह के, 3 तरह के, स्वतंत्रता कितने तरह के, 5 तरह की, समता 2, और कितने शब्द जोड़े गए, 3। और एक और शब्द मेरे दिमाग में सवाल आया कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार यूज हुआ है, तो भारत शब्द का जो यूज हुआ है वो 2 बार। इंग्लिश में इंडिया का अगर देखें तो इंडिया शब्द का यूज 1 ही बार हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ प्रश्न है जिन्हें आप देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू।